प्रधानमंत्री ने देश को आगाह किया कि दुनिया की हालत बड़ी खराब है और हमें किफायत से चलना है। उसके बाद तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के और सीएनजी के दाम बढ़े थे। अब दिल्ली एनसीआर पर महंगाई का एक और वार हुआ है। पिछले 48 घंटे में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो और महंगी हो गई। 15 मई को इसकी कीमतें 2 रुपए और बढ़ाई गई थी। उसी दिन पेट्रोल डीजल को 3-3 रुपए महंगा किया गया था। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी महंगी होने से अब इसका असर तो पड़ेगा। 1 रुपया महंगा होने के बाद दिल्ली में अब सीएनजी की 1 किलो की कीमत है 80 रुपए 9 पैसे। नोएडा और गाजियाबाद में यह हो गया है 88 रुपए 70 पैसे प्रति किलो। ये तो ही गैस की बात, सीएनजी की बात। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी का इंपोर्ट भी सख्त कर दिया गया है। सरकार ने सिल्वर इंपोर्ट के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसे फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। पहले गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो सोने के बाद अब सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी चांदी आपको इंपोर्ट करने के लिए भी। इससे पहले 13 मई को सरकार ने सोने चांदी दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। 6% से 15% कर दी थी। अब इंपोर्ट पर और सख्तियां जो है लगा दी गई हैं। दरअसल पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले 1 साल तक सोना चांदी खरीदने से परहेज करें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जो है उस पर असर ना पड़े, वो बरकरार रहे। क्योंकि सोना चांदी ये सब हमको दूसरे देशों से लाना पड़ता है और इसके लिए डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। अब सरकार ने सिल्वर इंपोर्ट पर जो नए नियम लगाए हैं वो 99.9% या उससे भी शुद्ध सिल्वर बार अनरिफाइंड या सेमी प्रोसेस्ड सिल्वर पर लागू होंगे। अब आइए पहले इसी पर एक राउंड हम लोग बात कर लेंगे। सब इंक्रीमेंटल तरीके से किया जा रहा है, मतलब धीरे धीरे किया जा रहा है। और इसका इन चीज़ों के अलावा भी आपने देखा दूध भी महंगा हुआ था। अमूल का और मदर डेयरी का दूध भी जो है महंगा हो गया था। ये क्रम सा बना हुआ है। त्रिपाठी जी, क्या ये क्रम अभी चलने वाला है? नहीं, अभी तो चलेगा ही। और मुझे लगता है कि देश के लोगों को इसकी एक तरह से कहें कि जो मेंटल प्रिपरेशन होता है उसको जरूर करना चाहिए। ये जरूर मैं मानता हूं कि अभी की सरकार हो या पहले की सरकार हो, कोई भी सरकार ये चाहती नहीं है कि जनता के ऊपर महंगाई थोपी जाए। और अभी तो इस सरकार ने पिछले 2014 से लेकर 2026 हो गया तो लगभग 12 वर्षों में जो महंगाई दर आरबीआई का एक टारगेट होता है कि इतने प्रतिशत महंगाई दर के नीचे रहेगी, उसको हमेशा काबू में रखा, हमेशा नियंत्रण में रखा। तो 12 वर्षों में आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने महंगाई बढ़ने नहीं दी। महंगाई बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ चीज महंगी नहीं, मतलब दर नहीं बढ़ने दी और रफ्तार नहीं बढ़ी। अब जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर ये महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ये वाली जो है ना, इसकी तो महंगाई और बढ़ा देनी चाहिए। सचमुच सोना चांदी ऐसा हो जाना चाहिए कि सरकार के खजाने में उतनी रकम आए जितने का सोना लोग खरीदें और उसका उपयोग दूसरी महंगाई दुरुस्त करने के लिए करें। क्योंकि आम आदमी जिस तरह से लेता है वो इतना सोना नहीं लेता है। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये सब कुछ उन लोगों का है जिनके पास बहुत धन धान्य है, बहुत पैसे हैं, उनके लिए है। और निश्चित तौर पर ये रिस्ट्रिक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। सोना चांदी कुछ दिन बंद कर दीजिए, आप भी मत खरीदिए। ये कल से जो है इसमें एक्चुअली देखिए दो तरफ के डेटा चल रहे हैं। सर मैं आ रहा हूं आपके के पास ही। 2 तरफ के डेटा बताए जा रहे हैं कि सरकार ने क्या वाकई लोगों के ऊपर बोझ डाला या पहले की सरकारों ने ज्यादा बोझ डाला था, मोदी जी ने उसमें रियायत की है। तो दोनों तरफ के आंकड़े आपको दे रहा हूं। ये है पहला पेट्रोल डीजल की प्राइसेस एनडीए वर्सेस यूपीए रूल। मतलब मोदी सरकार यूपीए में डबल, वही मैं बताना चाह रहा था। वो दूसरा कांग्रेस ने भी एक पोस्ट किया, वो भी बताऊंगा अभी। तो पहले जो बताया जा रहा है बीजेपी वालों की तरफ से, वो देखिए ये है कि 1 अप्रैल 2004 को, मतलब जब वाजपेयी जी की सरकार थी, जब वो गए तो बीजेपी वाजपेयी सरकार पेट्रोल डीजल छोड़ करके गई थी। पेट्रोल की बात कर लेते हैं तो वो छोड़ के गई थी 33 रुपए पे और डीजल छोड़ के गई थी 21 रुपए 74 पैसे पे। और 1 अप्रैल 14 को, यानी 10 साल यूपीए के जब हो गए, तो इसमें बढ़ोतरी हो गई कांग्रेस के 10 साल में। पेट्रोल में 114% और डीजल में 155%। और फिर उसके बाद के 10 साल, मतलब 14 से लेकर बल्कि 12 साल, 14 से लेकर 26 मोदी सरकार, इसमें पेट्रोल के दाम बढ़े हैं 35% और डीजल बढ़ा है 63%। तो वो कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के 10 साल में पेट्रोल 114% बढ़ा था, मोदी सरकार में 35% बढ़ा है। उनके दौर में पेट्रोल 155% बढ़ा था, डीजल 63% बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इसी का आधा डेटा ट्वीट करके ये बताया गया है। उन्होंने अपना नहीं बताया कि उनके 10 साल में कितना बढ़ा था, उन्होंने ये बता दिया कि भारत में 63% 10 साल में बढ़ चुका है। जी सर। देखिए, अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे सोने को लेकर। भाई आम आदमी तो सोना नहीं खरीदता, लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो लोग बहुत सोने में इन्वेस्ट करते हैं। तो सोने पे पूरी तरीके से कंट्रोल लगाना सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि सारे बड़े लोग सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल जमीन में इन्वेस्टमेंट कम करके सोने में सबका इन्वेस्टमेंट सीधे बोलिए ना, ब्लैक मनी। हाँ, वही ब्लैक मनी सीधा आजकल सोने के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का माध्यम बन गया है।
रही बात है सरकार के धीरे धीरे पैसे मतलब बढ़ाने के लिए, कभी 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 3 रुपए सीएनजी बढ़ा दिया, तमाम धीरे धीरे सरकार महंगाई बढ़ा रही है, तो वो शॉक थेरेपी है। सरकार एक झटके में 440 वोल्ट का झटका देना नहीं चाहती। सरकार कह रहे 40-40 वोल्ट का दो, तो क्या आदमी वो ऑब्जर्व करने की स्थिति में आ जाता है। झटके धीरे धीरे मिलते तो आदमी सहन कर लेता है, और सरकार की मजबूरी भी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जिस तरीके से नीदरलैंड से देश को मतलब वहां पर लोगों को संबोधित किया, इसके पहले लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयान आए, सरकार के दूसरे विभाग के जो सचिव बयान दे रहे हैं चीजों को लेकर कि भाई महंगाई अब बढ़ने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी ने कल मामला गंभीर है, मामला गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई दुनिया गरीबी की तरफ बढ़ रही है, भयानक मंदी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप मानसिक रूप से प्रधानमंत्री ने कल नेदरलैंड्स में क्या कहा था, बड़ा लोडेड स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री का। मोदी जी, आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जब ये अपील की भाई किफायत करिए, तो उनकी पार्टी के नेता तो करेंगे, जहां उनकी सरकारें, उनके मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, सबने किया, लेकिन ऑपोजिशन के बहुत सारे कुछ नेताओं ने मानी बात, लेकिन बहुत सारे नेता जो है इसमें भी उनको अड़चन है कि भाई ये क्या बात हुई। अब जैसे भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, ना तो उन्होंने अपनी गाड़ियां कम की, और उसके बाद ये उल्टा प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप क्यों गए विदेश, दुनिया के तो विदेश जाने पर आप रोक लगा रहे हो, और खुद आप इतने देशों में जा रहे हो। सुनते पहले प्राइम मिनिस्टर आप ही छड़ दे अपने फॉरेन ट्रिप, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿनिस्टर ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ 3-4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, प्राइम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता फिर? प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम करें, बताइए। हाँ सर, नहीं ये क्या, ये कॉमेडियन थे ना पहले, भगवान कॉमेडियन थे वो, इसलिए वो तंज मारते रहते। नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, देश को पता रहना चाहिए कि कॉमेडियन। ऐसे तो हमारे विजय जी कॉमेडियन नहीं है, लेकिन तंज वो भी मारते हैं। नहीं, विजय जी का तंज दूसरी तरह का होता है। तो वो कर रहे हैं, बट मतलब आप क्या सोच, क्या भाई, क्या 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 पाप हो जाएगा आपसे, आपकी कौन सी मुख्यमंत्री की गद्दी छिन जाएगी अगर आप एक सेंसिबल अपील का पालन कर लें? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उससे ज्यादा मुझे लगता है समझ की कमी है, उनको इस बात की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है। और मैं तो थोड़ा सा उससे ज्यादा क्रूड शब्द में कहता, लेकिन हर्षवर्धन जी ने कह दिया कि वो कॉमेडियन है। ये उनकी समझ पर निर्भर करता है। आप बताइए कि कोई प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम करे, इस बात की कांग्रेस के नेताओं ने, मंत्रियों ने किया काम ये? नहीं, केजरीवाल जी ने किया क्या? कम किया केजरीवाल जी? 17 गाड़ियां चलती केजरीवाल जी सर। और दूसरा, प्रधानमंत्री एक गाड़ी कम नहीं की केजरीवाल। प्रधानमंत्री की ये सब सारी जितनी विदेश यात्राएं हैं, वो कोई एक दिन में तो पहले तय नहीं होती है, 10 दिन पहले तय नहीं होती है, महीनों पहले तय हो जाती है प्रधानमंत्री की यात्रा। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है तभी आपने देखा कि यूएई में प्रधानमंत्री रुके। और प्रधानमंत्री की आप जितनी भी यात्राएं देखें, उसका जरा मूल्यांकन कीजिएगा, कितना इन्वेस्टमेंट आया देखो ना। कि इन्वेस्टमेंट से वो सिर्फ काम के लिए जाते हैं, वो लग्जरी के लिए वहां पर नहीं जाते हैं। लग्जरी के लिए कौन जाता है सर नेताओं में? मैंने जाते थे पहले तो एक अपनी पूरी परिवार को ही, जाते हैं, एक पहले प्रधानमंत्री थे वो अपनी पूरी परिवार को ही लेकर के चले जाते थे और महीनों रह करके आए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सरकारी खर्चे पर रखवा करके आए थे। महीनों रहेंगे तो काम कैसे चल रहा था देश में? नहीं, पूरा परिवार उनका रह रहा था सर, प्रधानमंत्री के तौर पे महीनों बाद प्रधानमंत्री का पूरा परिवार महीनों रह करके आया था अमेरिका। हाँ, तो ऐसा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी करते नहीं है। एक दूसरा प्रधानमंत्री थे जो एयरक्राफ्ट करियर को लेकर के ही चले जाते थे छुट्टी मनाने के लिए।
anyway, देखो आप हम क्या कह रहे प्रधानमंत्री की हैं, यात्रा में देखिए ऐसी ये होती नहीं ये अपने काफिले कम serious करना, issue है मैं बता रहा हूं, कि ये काफिले कम करना एक सिंबॉलिक चीज है। Symbolic है। आप ना करो, चलो आप भगवंत मान जी 10 की बजाय आप 15 की बजाय 7 गाड़ी लेके चलेंगे तो कोई 7 गाड़ी का तेल बचने से देश पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप ये तो कह सकते हो, आप सरकार को घेरो ना कि भाई आपको तो व्यवस्था करनी चाहिए थी, देश को क्यों आप मुश्किल में भगवान मान तो डालते हो? ये मुख्यमंत्री कहने में है। प्रॉब्लम नहीं है, सर, क्योंकि अरविंद ये कहे केजरीवाल बगैर क्या- आपका काम नहीं है, क्योंकि आप अपोजिशन में, उतना तो हम समझेंगे। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि आप लोगों को डिस्करेज करें इस अपील को मानने के लिए? ये कैसे उल्टी गंगा तो नहीं मानिए ना। एक ये खबर अभी तुरंत ही आई, ये अच्छा है। और मुझे लगता है हर जगह जो हम लोग बात कर रहे थे ना, तो सरकार को पता है कि अगर हम ये अपील कर रहे हैं, डीएमआरसी ने 24 एडिशनल ट्रेन ट्रिप ये जो है ये अनाउंस मेट्रो के कोच फेरे बढ़ा दिए। और मुझे लगता है कि यही जरूरी है ना भाई, सरकार अपील कर रही है, सरकार काम कर रही है, अगर अच्छा। आपके साथ है तो। और उसमें जब कोई ऐसा मुख्यमंत्री या कोई विपक्षी पार्टी का नेता वो इस तरह की बात करता है, तो फिर लोगों को क्या लग रहा होगा कि भाई हम इन स्थितियों से, कोई ये हमारी स्थिति नहीं है, आप नॉन external सीरियस factor है। दिखते हैं, आप नॉन सीरियस दिखते हैं लोगों की नजर में। उस एक सेक्शन होगा जिसको ये ठीक लग रहा होगा, उनकी बात भी ठीक लग रही होगी। Anyway, सर एक और इसी से जुड़ी खबर दिखा के आता हूं। प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने की अपील की तो बड़े बड़े नेता उनके साथ इस मुहिम में जुड़ गए। अभी भी लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लाव लश्कर से तौबा नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री की अपील को सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के नेताओं ने नजरअंदाज किया है। बहुत सारी तस्वीरें आई हैं एमपी के अलग अलग जगहों से, जहां नेता गाड़ियों के ऐसे काफिले लेकर रौब झाड़ने के लिए निकल रहे हैं। अब इन नेताओं पर एक्शन हो रहा है। शक्ति प्रदर्शन करने वाले 7 नेताओं को बीजेपी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो नेता हैं जो मंडलों निगमों में छोटी छोटी नियुक्तियां जिनको मिली हैं, वो ऐसे लग रहे हैं, ऐसे काफिले लेकर के चल रहे हैं जैसे ये अमेरिका के राष्ट्रपति लगे हों। ये जिसमें बहुत सारे लोग हैं, सौभाग्य सिंह ठाकुर समेत 7 नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष के सामने पेश होना है। आपको याद होगा सौभाग्य सिंह ठाकुर ने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के धज्जियां उड़ाई थी। देखिए सर, ये तो है, ये हाल है सर। देखिए क्या बोला अब इन पर, क्या बोल चिराग सकते तले हैं? अंधेरा, चिराग तले अंधेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ वो दोनों चीज़ों को देखिए। एक तो खैर भगवंत मान को मैं इस तरह से उम्मीद नहीं करता कि कोई भी मुख्यमंत्री, भगवंत मान की बात नहीं कर रहा, कि कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अपील को इस तरह से डिस्करेज करे। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, और उसको मजाक उड़ाने वाली बात नहीं। और एक गंभीर संकट पर हम गुजर रहे हैं, ये भी बात ठीक है कि उनकी गाड़ी कम होगी ज़्यादा होगी, उनको चलाना नहीं चलाना वो अलग इशू। और वो तो सवाल करना चाहिए था उनको कि भाई ये स्थितियाँ क्यों आई हैं, आप इसका जवाब दें। एग्जैक्टली, वो पूछो, वो पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये ठीक नहीं है एक मुख्यमंत्री इस तरह से करे। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो प्रधानमंत्री की भगवंत मान की बात क्या बोलेंगे जब निगम के, इनके तो होने चाहिए इलाज सबके। लेकिन इसका तीसरा पक्ष भी है, और है कि बहुत सारे लोग केवल सेवा में दिखाने के लिए जो कर रहे हैं तमाशा, वो भी एक अलग तरीके वो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, नहीं नुकसान कर रहे हैं वो ना अपनी सर। चापलूसी कर रहे होंगे। नहीं, चापलूसी ऐसे कर रहे हैं कि वो 20 गाड़ियों के साथ मेट्रो स्टेशन तक गए और फिर मेट्रो में बैठे, फिर वो 20 गाड़ियां अगले मेट्रो स्टेशन जहां उनको उतरना है वहां पर उतरे। वो स्कूटी से गए, स्कूटी से गए और पीछे पीछे पूरा काफिला जा रहा है। ऐसा भी हुआ। हाँ, तो ऐसा तो भी वो कह रहा हूं मैं, तो वो तमाशा है ना। या एक मुख्यमंत्री जी ये पूरा रिक्शा में बैठे हैं कोई सज्जन, हाँ तो वही कह रहा हूँ ना। नहीं, इसमें कोई दिक्कत, अगर सचमुच ऐसे आए जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तमाशे के लिए कर रहे हैं तो ये खतरनाक है। ये जाहिर है तमाशे के लिए कर रहे हैं। अब सवाल सर ये है कि ये इसका कोई अंत दिख रहा है? ये किसके हाथ में? एक ही आदमी। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। मेरे को नहीं, ये वाली बिल्कुल, चिंता वाली ठीक है। बात और मैं तो है। कह रहा हूं फिर इन सब के ऊपर होना चाहिए एक्शन। वैसे कोई मध्य कोई प्रदेश तो में नगार हुआ भी रखेगा। है। एक सज्जन जो कौन से समिति के बने थे, और तो उनको हटा दिया है पार्टी ने वहां। बिल्कुल जिलाध्यक्ष भिंड का जिलाध्यक्ष ट्रम्प साहब क्या सोच रहे हैं? अभी चीन से लौटे हैं, चीन को क्या बता के गए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। 8 अप्रैल से फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन ये कब टूट जाए, कब फिर से बम गोले बरसने शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। ट्रंप ने इन अटकलों को और हवा दे दी है कि युद्ध फिर शुरू होगा। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि ये सीज फायर वेंटिलेटर पर है, कभी भी टूट सकती है। अब उन्होंने कहा है चीन से वापस लौटते हुए कि पता नहीं कब फिर से बॉम्बिंग शुरू हो जाए। सुनते हैं। I don't want to say that. I mean, I'd like to tell you. I'd like to say on a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. बम मार मार के एक देश धुआं धुआं कर दिया, और वो कह रहे हैं मैं करना तो नहीं चाहता था। छोड़ा क्या आपने ईरान के अंदर, पूरी दुनिया को आपने जो है इस मुसीबत के अंदर डाला हुआ है। और ईरान भी अपनी जिद पर कायम है। वो कह रहा है कि अब तो हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अपना हक हम जता के रहेंगे। मानना पड़ेगा दुनिया को कि यहां से गुजरना, या गुजरने देना, ना गुजरने देना, पैसा लेना, टोल लेना, ये हमारा राइट है। अब तो उन्होंने कह दिया हम इसको इंटरनेशनल वाटर्स ही नहीं मानते, ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये हमारे
उसमें आता है, जोन में आता है, और यहाँ हम जैसे हमारी इजाज़त से होगा, और ना इधर ट्रंप अपना ब्लॉकेड खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये संकट जो है वो चलता जा रहा है। अब इस पर सवाल है कि होगा क्या। अब ये जो चीन गए थे, चीन की इनकी विजिट को चीन में कम से कम बहुत वो नहीं दिया गया, भाव नहीं दिया गया। चीन के अखबार वगैरह जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो, दोनों नेताओं के बीच में बात कोई बन गई हो, कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब यह खबर आई है कि पुतिन चीन का दौरा करेंगे, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ट्रंप जो है वो 13 से 15 मई तक बीजिंग में रहे थे, शी जिनपिंग के साथ उनकी बात हुई, और अब 19 से 20 तारीख तक पुतिन बीजिंग में रहेंगे। जोड़कर तो देखा ही जाएगा इन दोनों बातों को। उम्मीद करते हैं कि ये तीन नेता जो हैं, इनके बीच में कोई हल की दिशा में बढ़ने वाली बात हुई हो। सर, उम्मीद है कोई? देखिए, एक तो हम लोगों को सोचना चाहिए, ट्रंप साहब की बाइट को अभी इतना सीरियस नहीं मतलब, जो चीन में जो कुछ हुआ उसके बाद भी उम्मीद कर रहे हैं आपके ट्रंप साहब, मतलब क्या कहा चीन में क्या हुआ उनके साथ, वही तो पूछे, क्या क्या नहीं हुआ ये समझिए। कि जिस तरह का डरे सहमे गए थे, सारे फोन अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब छोड़ दिया था जहाज में, और जिस तरह से चीन ने रेस्पॉन्ड किया, डस्टबिन में फेंक दिया। लौटते हुए जो दूसरे फोन ले गए थे वो चीन ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया उनकी सारी बातों को, उससे उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से किया जाए। और अभी तो इस पर भी बहस हो सकती है कि उन दोनों की मीटिंग में कौन सुपर पावर है। मतलब चीन ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया वो बहुत वो है। और ताइवान को लेकर एक चीज अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, अब आगे मैं बताने वाला था, अभी चल रही है, ये स्क्रीन पर लीजिए जरा तस्वीर, फुल स्क्रीन ले लीजिए पिक्चर को। ये जब दोनों के बीच मुलाकात हो रही है, शी जिनपिंग और ट्रंप को, आपने इतना ढुलमुल कभी देखा है ट्रंप वाली कुर्सी? इस तस्वीर में एक अलग बहस शुरू हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया हैरान है। ट्रंप और शी जिनपिंग बैठे हैं अगल बगल, प्रेस के सैकड़ों कैमरे सामने लगे हुए, सब लोग ने ये नोटिस किया ये ट्रंप कुछ छोटे छोटे दिख रहे हैं शी जिनपिंग के सामने, ये कुर्सी छोटी है कि गद्दी छोटी है, ये शी जिनपिंग इतने ऊंचे क्यों दिख रहे हैं? शी जिनपिंग की हाइट वाइट अच्छी है, ट्रंप की भी हाइट अच्छी है। अब ये वहां की ज्यादा है। हाँ, किसकी? ट्रंप की ज्यादा है। ट्रंप की ज्यादा है। अब फिर भी ट्रंप जो है झुके हुए दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी है, ठुस एकदम, वो आदमी अलर्ट एकदम बैठा है। अब ये चल रहा है कि ये जो चेयर दी गई थी दोनों को, सोफे जो दिए गए थे, तो शी जिनपिंग की जो गद्दी जिसपे वो बैठे थे वो थी बड़ी सख्त, और ट्रंप को जानबूझ के एक नरम गद्दी वाली कुर्सी दी गई जिसमें वो गए 10, और इसलिए दिख रहे हैं वो छोटे। क्या होता है डिप्लोमेसी में? ऐसा हो सकता है? क्या होता है सर? सर मैसेजिंग ही तो है डिप्लोमेसी, सारा कुछ कुल मिलाकर है। बट ये जानबूझ के किया गया, जानबूझकर किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन बहुत बेआबरू तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लौट कर आ गए हैं, और उसमें कुछ बहुत जो हासिल करने गए थे कम से कम वो नहीं मिला, इसलिए संकट बढ़ा हुआ है, और ये संकट और बढ़ सकता है। और ईरान को भी समझ में आ गया कि अच्छा आप गए थे ना वहाँ कहने, जैसे कई बार होता है आप मास्टर जी के पास शिकायत करने गए मेरे बॉस से, हाँ वैसा वाला खेल हो गया है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि पुतिन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होगी वो एक महत्वपूर्ण होगी, और वो आप तारीख ध्यान रखिएगा 13 से 15 और 19 से 20 के बीच में जो कंपैरिजन होगा कि किस तरह से इस मसले पर पॉम्प एंड शो तो इस विजिट में भी प्रोफेसर साहब काफी था, सब कुछ था, लेकिन खबर नहीं निकली। ओवरऑल क्या निकला वो बात है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो निकल करके आई कि ताइवान को ट्रंप ने अपने भरोसे छोड़ दिया है, और अब तक ये था कि ताइवान का उनके साथ समझौता था, ऐसा नहीं था, उनके साथ समझौता था कि यदि चाइना अटैक करेगा तो वो उसके डिफेंस के लिए वो आएंगे। लेने गए थे, लगा दिया था ना सर, ऐसे कहे लेने गए थे ईरान और बेचा है ताइवान। मूल बात ये है, मैं यही बात, अब उन्होंने क्या कहा कि हम 1500 कल जाकर के ताइवान यदि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है तो ताइवान तो असली चाइना मानता है अपने आप को, अभी तक को उसको रिकॉग्निशन उस तौर पे नहीं दिया है लोगों ने, लेकिन कल स्वतंत्र देश घोषित कर देता है तो चाइना अटैक कर देगा। ऐसी स्थिति में ट्रंप का कहना है कि हम 1500 किलोमीटर दूर से आकर के हम थोड़े यहाँ पर लड़ने आएंगे, लड़ने कह रहे हैं वो 45 किलोमीटर दूर है, हम 1500 किलोमीटर दूर है। एक बात बहुत साफ हो गई यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने एक कितना बड़ा एक ताइवान के साथ एक भद्दी बातें की कि ताइवान ने हमारी पूरी जो चिप इंडस्ट्री थी उसको किडनैप कर लिया। ब्रेक का समय हो जाएगा, कमेंट त्रिपाठी जी इस पे करना चाह रहे थे। नहीं, बस एक ही लाइन, मैं वैसे तो जो ईरान का शासन है उसका बड़ा मैं सख्त विरोधी हूं, लेकिन अगर अमेरिका अपनी औकात पर आ गया है तो ईरान को जो करना है वो करे, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। और सचमुच चाइना ने एकदम से ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी। और एक बात हमारे लिए
हमें अभी बहुत कुछ करना है, हमें अपनी डिप्लोमेसी चेंज करनी है, हमें अलग अलग रिलेशन किससे करनी वो, और हमारे यहां भी लोग आए तो भारतीय संस्कृति सभ्यता और अच्छे से दिखे। जैसे काशी जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारी जो इमारतें हैं वो भी भारतीय उन्होंने वैभव को दिखाई, दिखाएं, जैसे उन्होंने दिखाई। एक सर तो बहुत शॉर्ट जरूरी प्लीज सर। मुझे लगता है कि बस चाइना ने अमेरिका को ये बता दिया है, भले ही अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया होगा, मनीमान सार्वजनिक नहीं कहा है कि अब रूस को हटा के चीन दूसरी बड़ी ताकत हो बन गया, चुका है, हो बन गया, चुका है। और जब रूस ने भी इस बात को मान लिया और अमेरिका ने भी मान लिया कि जिस तरीके से ट्रंप अभी होकर आए और पुतिन जा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया है कि अब चीन सबसे बड़ी ताकत बन गया, अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर है। लेकिन जो ट्रंप कुछ बात करके आए हों, वो फिर पुतिन से मुलाकात के बाद कोई सोल्यूशन निकल आए तो चाहे दोनों डिक्लेयर कर दे अपने आप को सुपर पावर, तीनों कर दे, कोई हर्ज नहीं है। कोई लेकिन solution लेकिन मान निकलने तो भाई वाला कोई रास्ता तो निकाल, कोई रास्ता निकलने